चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। तो पहला आपका डाउट जो है वो कैपिटल वर्ड में है। तो एज पर द बुक लैंग्वेज व्हाट द बुक सेज, ओनर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस, ओनर कंट्रीब्यूशन in the business is called as capital, is called as what? Capital. देखो from the first day itself we are discussing कि owner and business both are separate, owner and business both are separate. तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स में बिजनेस को एक आर्टिफिशियल बॉडी मान के चलते हैं। तो बिजनेस में ओनर ने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया, इट मे बी मनी, इट मे बी बिल्डिंग, इट मे बी प्लांट, एनीथिंग, फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव दैट थिंग इज कॉल्ड एज ए कैपिटल। तो सपोज से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मिस्टर एक्स है, यहाँ पे ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस और इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया से XYZ लिमिटेड। क्लियर? तो ये बिजनेस का ओनर है एंड XYZ लिमिटेड इज द बिजनेस। तो इन दैट केस वी ऑलवेज एज्यूम कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट बॉडी। एंड वन मोर थिंग, हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ते हैं इट इज फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द ओनर्स। तो जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे यू हैव टू बी इन द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द बिजनेस, नेवर एवर थिंक फ्रॉम ओनर्स पर्सपेक्टिव। तो सपोज बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने, तो बट नेचुरल कुछ ना कुछ मनी तो इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो सपोज इसने बिजनेस में से फॉर एग्जाम्पल ही ब्रिंग्स ₹10 लाख इन कैश। सपोज ये बिजनेस में लेके आया, सपोज इसके पास घर पे एक टेबल था, से 10,000 रुपीज का एक टेबल इसके पास था, तो ये भी अपने बिजनेस के लिए वो लेके आ गया। सपोज इसके पास एक 5,000 रुपीज का चेयर था, ये भी वो बिजनेस के लिए लेके आ गया। सपोज इसके पास एक 2 लाख रुपीज की कार थी, ये भी वो बिजनेस में लेके आ गया। सपोज इसके पास एक 50 लाख रुपीस की बिल्डिंग थी, ये भी इसने बिजनेस को दे दी सपोज। तो वॉट एवर ओनर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग, वेदर इट इज ए कैश और इट इज ए टेबल और इट इज ए चेयर और इट इज ए कार, तो ओनर बिजनेस में सिंपल वर्ड्स में जो भी लेके आएगा फ्रॉम द बिजनेस एंगल, दीज ऑल थिंग्स आर टर्म्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कैपिटल कितना होगा, तो यू हैव टू सम अप ऑल दीज थिंग्स। इट विल बी सम टाइम मे बी अराउंड 67 और 68 लाख, जो भी रहेगा आपका। तो एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज ए कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल इज ए इंटरनल लायबिलिटी। व्हाई इट इज ए लायबिलिटी? बिकॉज अगेन मैं बार बार वही बोलता हूं आपसे कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। तो देखो अभी सोचो आप, बिजनेस यहां पे क्या एज्यूम कर रहा है? बिजनेस यहां पे ये एज्यूम कर रहा है कि जो भी ओनर ने कंट्रीब्यूशन किया है, फॉर मी इट इज ए लायबिलिटी, फॉर मी इट इज ए लायबिलिटी, तो दैट थिंग इज द कैपिटल। तो इन द सिंपल वर्ड्स अपने माइंड में आप ये रखो, इट इज नॉट ओनली द कैश। बिजनेस में ओनर जो भी लेके आएगा, चाहे वो टेबल है, चेयर है, कार है, बिल्डिंग है, कैश, वॉट एवर इट मे बी, एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को पूछो। So according to the business, they own the owner a debt. Kind of, but it is an internal debt, it's not external debt. Okay. Clear? Yes, sir. और किसी को डाउट यहाँ पे? क्रिश, आपका डाउट था कैपिटल में, क्लियर हुआ? Yes, sir. और किसी भी वर्ड में कहीं पर भी कोई डाउट प्लीज पूछो मेरे को। Sir, could you explain internal and external liabilities? डेफिनेटली, फाइन। लायबिलिटीज मींस क्या हो रहा है? देखो बिजनेस का फाइनेंशियल बर्डन। और अगेन मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूं कि आप जब तक अकाउंट्स पढ़ रहे हो, थिंक फ्रॉम बिजनेस एंगल, नॉट फ्रॉम द ओनर्स एंगल। तो ओनर एक सेपरेट बॉडी है, बिजनेस एक सेपरेट बॉडी है, ठीक? तो लायबिलिटी मींस बिजनेस के ऊपर क्या फाइनेंशियल बर्डन है। तो लायबिलिटीज को हम लोग यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल। तो वन लायबिलिटी विल बी द इंटरनल एंड वन विल बी व्हाट? एक्सटर्नल। इंटरनल मींस, तो देखो अभी जैसे मैं आपसे बोला था अभी कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, ही इज द ओनर, और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया सपोज XYZ लिमिटेड के नाम से। तो ये तो इंटरनल रहेगा अभी।
बिकॉज ही इज द MD और यू कैन से ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये तो घर का बंदा है, ये इंटरनल है। तो जो भी ओनर का कंट्रीब्यूशन है वो कहां पे रहेगा, इंटरनल लायबिलिटी में रहेगा। दैट मींस वी एज्यूम कैपिटल एज ए इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज से फॉर एग्जांपल आपको कुछ मनी का रिक्वायरमेंट था। सपोज आपने अपने ब्रदर से, आपने अपने मदर से, आपने अपने फादर से कुछ मनी बोरो कर लिया, तो फॉर यू इट इज ए इंटरनल लायबिलिटी। और अगर आपने सेम फंड सपोज बैंक से बोरोइंग किया होता या आपने किसी और फ्रेंड से बोरोइंग किया होता, देन इट विल बिकम ए एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अभी सपोज बिजनेस में जो भी ओनर ने कंट्रीब्यूशन किया, तो फॉर द बिजनेस इट इज ए लायबिलिटी, कोई डाउट नहीं उसमें, बिकॉज वी ऑलवेज एज्यूम ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, बट इट विल बी ए इंटरनल लायबिलिटी। और जो भी बैंक ने सपोज बिजनेस ने सपोज बैंक से कुछ लोन लिया सपोज, तो बैंक तो बिजनेस का ओनर नहीं है ना, तो दैट बैंक लोन विल बिकम एक्सटर्नल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिकॉज ये आपने बाहर वाले को पे करना है, और इंटरनल मतलब ये आपने घर वाले को पे करना है। तो यहां पे ओनर जो है हमारा वो इंटरनल पर्सन है। क्लियर हुआ आपको अभी? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट किसी को प्लीज पूछो, कहीं पर भी किसी वर्ड में। बेसिक फाउंडेशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कोई डाउट्स माइंड में रहने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोई डाउट नहीं किसी को? चलो फिर हम लोग आज, हाँ प्लीज बोलो ना, है क्या बोल रहे थे? The discount. डिस्काउंट नित्य में आज स्टार्ट डिस्काउंट ही करने वाला था आज से। Okay. ओके, आते हैं डिस्काउंट वर्ड पे। बड़ा अच्छा वर्ड है डिस्काउंट, सुनने में काफी अच्छा साउंड करता है ये, और आप लोग इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो डिस्काउंट वर्ड, है ना। डिस्काउंट को दो फ्रेम में कवर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक तो डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। सपोज आपने कुछ शॉपिंग करी, तो एज ए कस्टमर मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है। आई कैन नॉट गिव ए डिस्काउंट टू द शॉपकीपर। तो एज ए कस्टमर मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है, एंड एज ए सेलर और एज ए शॉपकीपर व्हाट वी कैन से, और एज ए बिजनेस व्हाट एवर यू से, बिजनेस डिस्काउंट अलाउ करता है अपने कस्टमर्स को। तो बिजनेस डिस्काउंट अलाउ करेगा, कस्टमर डिस्काउंट रिसीव करेगा। तो डिस्काउंट अलाउड इज ए काइंड ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस यहां पे आपको 1000 रुपीज का आइटम 900 में सेल करेगा, तो बिजनेस आपको यहां पे 100 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो फॉर द बिजनेस एंगल इट इज अ लॉस, बट इफ यू थिंक फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ए गेन, बिकॉज कस्टमर को यहां पे 1000 रुपीज का वही आइटम 900 रुपीज में रिसीव हो रहा है। तो बिजनेस के लिए तो लॉस हुआ, बट कस्टमर के लिए यहां पर क्या हो गया, गेन हो गया। तो दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड जो रहेगा दैट विल बी ए काइंड ऑफ लॉस और काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। बट अगर मैं बात करूं डिस्काउंट रिसीव्ड की, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इसी का अपोजिट यहां पर आपका क्या बन जाएगा, गेन, बिजनेस का गेन बनेगा ये, ठीक। तो बिजनेस ने अगर डिस्काउंट रिसीव किया है तो बिजनेस का गेन, और बिजनेस ने अगर डिस्काउंट अलाउ किया तो बिजनेस का लॉस। क्लियर? डिस्काउंट वर्ड बड़ा अच्छा साउंड करता है माइंड में। आप लोग भी खूब शॉपिंग वॉपिंग करते होगे मॉल में जाके, तो यूजली कस्टमर अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स डिस्काउंट और नॉट, ऐसा होता है या नहीं होता? Yes. Yes, sir. ओके, होता है सर। बट व्हाट यू फील कि वो डिस्काउंट में आपको क्या गुड्स लॉस में सेल करते हैं क्या? No, sir. नेवर, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। बिजनेस कभी भी आपको गुड्स अपने लॉस में सेल नहीं करेगा। तो डिस्काउंट, Sometimes they increase the mark price and then deduct it from the discount. वेरी गुड रोहन, एकदम सही बोला रोहन ने। कभी आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, पता है क्या, कभी आप जाना फेस्टिव सीजन में जहां पर डिस्काउंट वगैरह वो लोग बहुत ऑफर करते हैं, और कभी आप जाना नॉन फेस्टिव सीजन में सेम स्टोर में जाना आप लोग, और इस चीज को आप कभी मॉनिटर करना, स्पेशली इन द क्लोथ्स आइटम। बहुत ज्यादा माल फंक्शनिंग करते हैं वहां पे वो। व्हाट दे डू इन द फेस्टिव सीजन, उसके एमआरपी को थोड़ा सा राइज कर देंगे और उस पर आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। और वही नॉन फेस्टिव सीजन में अगर आप जाओगे तो उसी का एमआरपी आपको कम मिलेगा सेम कमोडिटी का। तो अगर आपको कोई भी शॉपिंग स्टोर, कोई भी शॉपिंग मॉल आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आपको वो अपने गुड्स वहां पे लॉस में सेल करते हैं। स्टिल दे अर्न आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑल्सो।
नेक्स्ट थिंग, ये तो आपके टॉपिक को साइड करते हैं, मॉल वाले टॉपिक को, हम लोग डिस्काउंट को कंटिन्यू करते हैं। तो बिजनेस में जो डिस्काउंट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। नंबर वन इज ट्रेड डिस्काउंट, और इसको समझना है आपको अच्छे से, बिकॉज इसको आप सम्स में बहुत ज्यादा यूज करते हो। वन इज ट्रेड डिस्काउंट, वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की मैं अगर बात करूं, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड और समटाइम यू मे रिसीव ऑल्सो। तो अगर आपने कुछ गुड्स सेल किए तो आप डिस्काउंट ऑफर करोगे, आपने कुछ गुड्स परचेज किए तो आप डिस्काउंट रिसीव करोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड और रिसीव्ड फॉर बल्क परचेजेस, or it may be because of good business relationship, maybe because of good business relationship. Good business relations. अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की, this discount is offered or received for prompt payment of money only, for prompt पेमेंट ऑफ मनी। मैं आपको इसका विद एग्जांपल सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर सम्स आते हैं एग्जाम्स में। नंबर टू, ट्रेड डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन MRP और यू कैन से ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो जो भी गुड्स का लिस्ट प्राइस रहेगा उस पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। बट अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट इज अप्लाइड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम MRP। तो MRP से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ऑन दैट अमाउंट वी हैव टू अप्लाई द कैश डिस्काउंट। नंबर थर्ड रूल, ट्रेड डिस्काउंट will never be shown इन अकाउंट्स। हम लोग अकाउंट्स में कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हैं, नेवर। उसका रीजन समझना भी आप, बिकॉज बिलिंग इज डन आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको भी। Coming to cash discount, cash discount is shown in the books, is shown in accounts, because cash discount is applied on billing amount। तो अभी इसको समझते हैं विद एग्जांपल। पहले मैं आता हूं पॉइंट नंबर 1 पे। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड और रिसीव्ड फॉर द बल्क परचेजेस। तो अगर सपोज आपने कुछ बल्क में परचेज किया या आपके अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, तो उस केस में ट्रेड डिस्काउंट हमको मिलता है, या हम ऑफर भी करते हैं इनफैक्ट। वेयर एज कैश डिस्काउंट का देयर इज ओनली एंड ओनली वन रीजन, इट विल बी ऑफर्ड और रिसीव्ड ओनली एंड ओनली फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी। अगर आप मनी इमीडिएटली पे करोगे तब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझा आपको? सिर्फ इसका एक ही कंडीशन है, ओनली एंड ओनली फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी। सेकंड मैंने यहां पर क्या लिखा, ट्रेड डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द MRP और द लिस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हर एक कमोडिटी का, हर एक सर्विस का एक MRP होता है, तो आपको MRP पे ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना होगा। तो इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द MRP एंड लिस्ट प्राइस। कैश डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन होगा वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा उस पे आपको कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना होगा।
तो पहले एमआरपी से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो, वॉट एवर अमाउंट यू विल गेट ऑन दैट अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट द कैश डिस्काउंट। थर्ड वन, ट्रेड डिस्काउंट आपको अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अकाउंट्स में शो नहीं करना होता है, नेवर। उसका रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग जो बिल बनाते हैं ना, वो बिलिंग जो होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होती है। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आपके बिल्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी फ्यूचर में सीए वगैरह बन जाएंगे, है ना? तो कोई मुझे बताओ सीए का काम एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल प्रोफेशन ऑफ सीए? बताओ मुझे। चेक करना कि उनके अकाउंट्स बराबर है। बराबर है, वेरी गुड कृष्ण, एकदम सही बोला। हाँ अविनाशा, क्या बोल रहे थे आप? ऑर्गेनाइज करना प्रॉफिट एंड लॉस। ऑर्गेनाइज करना प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। और भी बताओ। जो सीए अकाउंटेंट होता है ना, जो सब कुछ राइट डाउन करता है बिजनेस का। सीए अकाउंटेंट होता है जो सब कुछ राइट डाउन करता है। एक्चुअली वन सीए का एक्चुअल काम होता है, जैसे कृष्ण ने बोला कि ही हैज टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपने कुछ एरर्स तो नहीं करी, आपने कुछ फ्रॉड्स तो नहीं करे। एंड यू विल नॉट बिलीव, अगर आप सपोज एक कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपकी कंपनी के बुक्स को चेक करने के लिए देयर शुड बी ए एक्सटर्नल सीए, ही शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। तो आपकी कंपनी में आएगा और आपकी बुक्स को वो चेक करेगा फॉर द एरर्स, फॉर द फ्रॉड्स, और उसके बाद वो आपके स्टेटमेंट पे साइन भी करता है, और उसके बाद ही आपके जो स्टेटमेंट्स होंगे, आपके जो अकाउंट्स होंगे, उनकी वैलिडिटी होती है। समझा ना आपको? तो अभी सपोज आप लोग कल को सीए बन जाओगे, सपोज आप मेरे बिजनेस को चेक करने आए, ठीक है ना? सपोज मेरा एक बिजनेस है और आप में से कोई मेरे बिजनेस की बुक्स को चेक करने आया फॉर द एरर्स, फॉर द फ्रॉड्स। आई विल गिव यू ऑल माई बुक्स टू यू फॉर द चेकिंग। तो मेरी बुक्स में सपोज लिखा है कि आई हैव परचेज्ड ए मशीन फॉर रुपीज 10 लाख, आई हैव परचेज सम गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख। तो आप मेरी बुक्स पे बिलीव कैसे करोगे? सर बिल्स। बिल्स, वेरी गुड। तो यू विल आस्क फॉर द बिल्स। आप मुझे क्या बोलोगे? शो मी द बिल्स। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिजनेस में क्या होते हैं? बिल्स। बिकॉज दैट इज ए प्रूफ, दैट इज ए एविडेंस कि आपने कुछ एक्सपेंडिचर करी, कुछ इनकम आपको हुई है। विदाउट बिल देयर मे बी सम चांसेस ऑफ फ्रॉड्स ऑल्सो। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कभी बुक्स में शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज जो बिलिंग होती है वो ट्रेड डिस्काउंट कट होने के बाद होती है। मींस आपका जो बिल बनेगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट आपको शो नहीं करना होता है। तो जब आपके बिल में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट्स की बुक में भी नहीं शो करना आपको। तो जो चीज बिल में नहीं है वो चीज अकाउंट्स में नहीं आ सकती। बट कैश डिस्काउंट आपको अकाउंट्स में शो करना होता है, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द बिलिंग अमाउंट। दैट मीन्स बिल बनने के बाद कैश डिस्काउंट का रोल आएगा, वेयरएज ट्रेड डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है वो बिल बनने से पहले ही हो जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों डिस्काउंट में। आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर, और आपको उस एग्जांपल से काफी कुछ क्लियर होगा अभी। सपोज ये एक बिजनेस है XYZ लिमिटेड, और ये इसका एक कस्टमर है, सपोज मिस्टर ए। ये इसका कौन है? कस्टमर मिस्टर ए। सपोज XYZ लिमिटेड ने कुछ गुड्स इसको सेल किए, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए। तो और XYZ लिमिटेड ने ही ऑफर्ड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, and even he offer cash discount also at the rate of 10%. तो उसने दो डिस्काउंट ऑफर किए अपने कस्टमर को, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, वन इज कैश डिस्काउंट, और जो गुड्स का एमआरपी था दैट वाज ₹1 लाख। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मैंने क्या बोला आपको भी? ट्रेड डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द एमआरपी एज पर द पॉइंट नंबर 2। ट्रेड डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द एमआरपी और लिस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आपके केस में गुड्स का एमआरपी कितना है? 1 लाख रुपीस। तो आप पहले यहां से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करोगे। 10% ऑफ 1 लाख विल बी हाउ मच? इट विल बी 10,000 रुपीज। तो अभी कितना वैल्यू बचा? 90,000 रुपीज। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली अगेन। एज आई टोल्ड यू, बिलिंग इज डन आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी आप जब बिल बनाओगे ना, तो आप बिल 1 लाख का नहीं बनाओगे, आप बिल बनाओगे यहां पर 90,000 रुपीस का।
तो ये जो बिल बना अभी कस्टमर के लिए, उस बिल में अमाउंट 1 लाख नहीं आएगा, अभी उस बिल में अमाउंट कितना आएगा, 90,000 रुपीज आएगा। दैट इज द ओनली रीजन हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बिल ही तो हमारे प्रूफ है, यही तो हमारे एविडेंस है। तो जो चीज बिल्स में नहीं है वो चीज अकाउंट्स की बुक्स में एकोमोडेट आप कर ही नहीं पाओगे। तो अभी बिल बना आपका 90,000 रुपीज का, तो आपने एक और डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर किया, दैट डिस्काउंट वाज व्हाट, कैश डिस्काउंट। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, यहां पे कैश डिस्काउंट इज अप्लाइड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो दैट मीन्स आपका जो बिल बना अभी, दैट बिल वाज फॉर ₹90,000। तो अभी जो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा वो 90,000 पे होगा। तो यहां पर आपको 9,000 रुपीज, दैट मीन्स 10% ऑफ 90,000 इज व्हाट, 9,000 रुपीज। तो कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा वो 9,000 होगा। दैट मीन्स कस्टमर जो होगा वो 81,000 रुपीज पे करेगा बिजनेस को। कस्टमर विल पे 81,000 रुपीज टू द बिजनेस। तो यहां पे देखो आप, अगेन आई विल कम टू माई एग्जाम्पल अगेन। हमारा बिजनेस कौन था, XYZ। कस्टमर कौन था, मिस्टर ए। आपने जो गुड्स सेल किए इसको, उसका MRP कितना था, 1 लाख रुपीज। इसका MRP कितना है, 1 लाख रुपीज का। तो अभी मिस्टर ए कितना कैश इसको पे करेगा, मिस्टर ए विल पे ओनली 81,000 रुपीज, ही विल नॉट पे 1 लाख रुपीज, बिकॉज आपने यहां पर 2 डिस्काउंट इसको ऑफर किए। तो 1 लाख रुपीज जो गुड्स का MRP था, ट्रेड डिस्काउंट आपने पहले माइनस किया 10,000 रुपीज का, दैट वाज द MRP। ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट कितना बना, 90,000 रुपीज का। इस अमाउंट पे आपने बिलिंग किया होगा। तो जो इनवॉइस बनी, जो बिलिंग बना, वो इस अमाउंट पे बना। उसके बाद आपने इसको कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया। तो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑफर्ड ऑन द बिलिंग अमाउंट। दैट मीन्स वो कस्टमर 81,000 रुपीज बिजनेस को पे करेगा। तो ये डिस्काउंट आपको कभी भी बुक्स में शो नहीं करना होता है, नेवर एवर। कोई आपसे पूछ ले एग्जाम में, ओरल्स में, स्कूल में, तो आपका सिंपल सा लॉजिक यहां पर क्या है, बिकॉज बिलिंग जो होती है बिजनेस में वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद होती है। तो जो चीज बिल में नहीं है वो चीज बुक्स में आ नहीं सकती है। बट कैश डिस्काउंट आपको बुक्स में शो करना होता है। क्यों शो करना है, बिकॉज आपका बिलिंग हो चुका है और आपने बिल में अमाउंट कितना लिखा है, 90,000 रुपीज का, और आपको मनी कितना रिसीव हो रहा है, ओनली 81। तो आपको इस 9,000 रुपीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि 9,000 रुपीज कहां चले गए। दैट्स वाई कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि बिजनेस का डिस्काउंट में लॉस कितना हुआ, सर। हाँ प्लीज बोलो ना। सर मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद वो 90,000 अपन बिलिंग में शो करेंगे ना, हाँ, रिकॉर्ड करेंगे। यस संदेश। और कैश डिस्काउंट का प्राइस रिकॉर्ड करेगा। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके सर, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे बिजनेस को डिस्काउंट में लॉस कितना हुआ, तो आपको बोलना है 9,000 रुपीज। तो ये बिजनेस का डिस्काउंट का लॉस है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तो हमने शो नहीं किया बुक में। तो ये डिस्काउंट का लॉस हुआ 9,000 रुपीज का। अभी मुझे बताओ किसको कॉन्सेप्ट वाइज यहां पर क्या डाउट है, ट्रेड डिस्काउंट में एंड कैश, बिकॉज ये सम्स में आएगा अभी। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, बट स्टिल अभी तक यहां तक बताओ कोई डाउट है तो किसी को। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, नित्य आपको डाउट था, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, और किसको यहां पे डाउट है? सर आपने बोला कि लॉस बिजनेस करेगा ही नहीं, राइट, हाँ। डिस्काउंट के बाद। हाँ, सो बट इसमें तो 9,000 का जा रहा है ना। ओके, वेरी गुड। मैं आता हूं आपके पॉइंट पे। देखो लॉस का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आपने अपनी गुड्स को लॉस में सेल कर दिया। यू नो एक्चुअली मालूम क्या होता है, गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो तो बहुत ही कम होता है। आपको मैं इसका भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं अभी, क्योंकि आपके माइंड में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। यू नो एक गुड्स जब फैक्ट्री से आउट होता है तो उसका जो उसका जो प्राइस होता होगा, मे बी इट इज ₹10 ओनली। हमारा जो मार्केट का चैन है ना वो बहुत बड़ा है। सपोज मैं बात करूं, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में गुड्स बना 10 रुपीज में,
बट क्या गुड्स जब मार्केट में आता है तो फैक्ट्री से नहीं आता है, फैक्ट्री के बाद ये गुड्स कहां जाएगा, रिटेलर के पास चला गया, फिर जाएगा ये गुड्स होलसेलर के पास, फिर ये जाएगा गुड्स शॉपकीपर के पास या फिर शॉपिंग मॉल में चला गया गुड्स से, कहीं पर भी जाएगा। तो देखो आपका जो गुड्स सप्लाई का चैन है वो काफी बड़ा होता है। अभी गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 रुपीज का। जब ये गुड्स फैक्ट्री से आउट हुआ तो फैक्ट्री वाला क्या बोलेगा, कंपनी क्या बोलेगी कि इस गुड्स का जो एमआरपी है वो 70 रुपीज का है, कंपनी ये ऑफर कर देगी। सोचो अभी आप, गुड्स बना 10 रुपीज में बट इसका एमआरपी हमने कितना कर दिया, 70 रुपीज। अभी ये गुड्स फैक्ट्री से आउट होके पहले कहां पे जाएगा, रिटेलर के पास, और फैक्ट्री ये गुड्स रिटेलर को बेचेगी सपोज 30 रुपीज में, सपोज 30 में बेचा, रिटेलर इसको सेल करेगा होलसेलर को सपोज 50 रुपीज में, होलसेलर देगा शॉपकीपर को 60 रुपीज में, और शॉपकीपर यही गुड्स देगा कस्टमर को 70 रुपीज में। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कभी कभी कि आपको शॉप्स में डिस्काउंट नहीं मिलते हैं बट आपको मॉल में डिस्काउंट मिल जाते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया इस चीज को? यस होता है। आपको मॉल में मिलेगा बाई वन गेट वन, 70% ऑफ, 80% ऑफ, बाई वन कोल्ड ड्रिंक अनदर वन कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगा आपको। ऐसा क्यों? बिकॉज मॉल वाले जो हैं वो एज ए रिटेलर, एज ए होलसेलर काम कर रहे हैं। सोचो अभी आप, फैक्ट्री में गुड्स आउट हुआ, होलसेलर के पास किस प्राइस में आया, 50 रुपीज में आया, और इसी गुड्स का एमआरपी कितना है, 70 रुपीज है। सोचो आप, होलसेलर के पास गुड्स किस प्राइस पे आया, 50 पे आया, और इसका एमआरपी कितना है मार्केट में, 70। तो आपको होलसेलर तो डिस्काउंट दे सकता है ना अभी, बट वही गुड्स शॉपकीपर के पास आया 60 रुपीज में, तो शॉपकीपर का जो मार्जिन रहा वो कितना रहा, 60 to 70 का मार्जिन है इसके पास, इसीलिए आपको शॉप वाला डिस्काउंट नहीं देता है। बट होलसेलर के पास मार्जिन ज्यादा है, ही हैज ए मार्जिन ऑफ 50 to 70, तो उसके पास 20 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर कर सकता है आपको वो। तो इन दैट वे इंक्रीज करने के लिए, हाँ, तो इन दैट वे सप्लाई चेन हमारा ऐसे काम करता है। तो भी देखो आप, अगर आप इस केस में देखो, इस गुड्स को आप चाहे 50 में सेल करो, चाहे 60 में सेल करो, चाहे 70 में सेल करो, बिजनेस को किसी भी केस में लॉस नहीं हो रहा है। समझा आपको? ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस। तो इन दैट वे सप्लाई चेन पूरा काम करता है कंट्री में। तो आप जो भी गुड्स रिसीव करते हो, गुड्स फैक्ट्री से आपके पास नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री से रिटेलर के पास गए, होलसेलर के पास गए, फिर शॉपकीपर के पास आएंगे, तो उसमें सबका प्रॉफिट मार्जिन एडेड रहता है आपका। तो किसी भी केस में डिस्काउंट में यहां पर बिजनेस को लॉस नहीं होता है। अभी भी कोई डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो। नहीं सर। चलो गुड। तो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, बट यहां पर एक कंडीशन अपने माइंड में रखना, कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी। अगर आप मनी इमीडिएटली पे करोगे देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट, अदरवाइज नॉट। जिसका एक और हम लोग एग्जांपल अभी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं XYZ लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए ऑफ MRP ₹2 लाख। तो इन गुड्स का जो MRP था दैट वाज ₹2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट ऑफर्ड at the rate of 10% and cash discount offered at the rate of say 5% सपोज। ठीक, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में मिस्टर ए पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। तो मिस्टर ए ने हाफ जो अमाउंट था वो इमीडिएटली पे कर दिया। तो ध्यान रखना है आपको, कैश डिस्काउंट का प्लीज भूलना नहीं इस चीज को। जितना मनी आप पे करोगे ओनली ऑन दैट पोर्शन यू आर एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट, नॉट ऑन द फुल अमाउंट। तो इस केस में देखो, अभी थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर लेते हैं। यहां पे जो गुड्स का MRP था दैट वाज ₹2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है, 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर दो, दैट विल बी 20,000 रुपीज ऑन द MRP। तो अभी जो बिलिंग होगी वो कितने अमाउंट की होगी, बिलिंग होगी 1,80,000 रुपीज का बिल होगा। दैट मीन्स कस्टमर के पास जो बिल गया दैट बिल इज ऑफ ₹1,80,000। अभी आपने यहां पर कैश डिस्काउंट को भी ऑफर किया,
बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इफ यू पे मनी अर्जेंटली, इफ यू पे मनी प्रॉम्प्टली, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट, अदरवाइज नॉट. तो इन दिस केस व्हाट दे आर सेइंग, मिस्टर ए पेड हाफ ऑफ द अमाउंट. तो मिस्टर ए के पास कितने अमाउंट का बिल गया है? मिस्टर ए के पास बिल गया 1,80,000 का. तो 1,80,000 का हाफ अमाउंट कितना बनता है? 90,000. और रिमेनिंग हाफ कितना बचा? 90,000. तो हाफ पे करेगा, वो पूरा पे नहीं कर रहा है. तो जितना अमाउंट वो पे करेगा, ओनली ऑन दैट पोर्शन ही इज एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट, नॉट ऑन द टोटल बिलिंग अमाउंट. In this case, cash discount is how much? It is 5%. तो आपको 5% का जो कैलकुलेशन करना होगा वो 90,000 पे करना होगा, because he is willing to pay only half of the amount. तो 5% of 90,000 will be how much? It will be 4,500 rupees. That means Mr. A कितना मनी पे करेगा? He will pay 85,500 rupees. तो इस चीज को भूलना नहीं है. जितना मनी, इन द सिंपल वर्ड समझो इस चीज को, जितना मनी आप पे करोगे, 1/3 पे करोगे, हाफ पे करोगे, 50%, जैसा भी क्वेश्चन में बोलेगा आपसे, तो वॉट एवर मनी इज पेड बाय द कस्टमर, ओनली ऑन दैट पोर्शन ही इज एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट, नॉट ऑन द टोटल बिलिंग अमाउंट. यहां पर कोई भी डाउट किसी को प्लीज मेरे को पूछो. सर 90,000 अगर वो 2 इंस्टॉलमेंट में समझो पे कर रहा है, हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको कैश डिस्काउंट पूरा मिलेगा 5%, दोनों पे 5% पूरा मिलेगा या आधा होगा? क्रिश, मैं आप एक चीज ऐड करता हूं. देखो, पहली चीज तो क्या होता है ना, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, देयर इज नो सच गवर्नमेंट रूल्स ऑन दीज डिस्काउंट्स. इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड बायर. समझे ना आप? तो अगर सपोज आप एक सेलर और आपने बायर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि इफ यू पे मनी विद इन ए मंथ, देन आई विल ऑफर यू ए कैश डिस्काउंट, देन देयर इज नो इशू, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल्स फॉर द डिस्काउंट्स. That's based on mutual understanding. Actually, yes. तो अगर आपको सेलर आपको ऑफर कर रहा है कि इफ यू पे मनी विद इन ए मंथ, तब भी आप एलिजिबल हो कैश डिस्काउंट के लिए, देन इट इज ओके. समझे ना आपको? Yes. तो यहां पर कोई ऐसा नहीं, कोई लॉ नहीं है गवर्नमेंट का कि इतने टाइम में पे करना है या इतना डिस्काउंट आपको ऑफर करना है. दैट इज टोटली ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर. कोई डाउट अभी भी किसी को मेरे को पूछो प्लीज. सबको डिस्काउंट का पार्ट क्लियर है ये? यस सर. परफेक्ट. बट इसको सम्स में हमको यूज करना है. हमने लास्ट क्लास में कुछ डेफिनेशंस अभी मिस करी हैं क्या? सब कवर हो गई डेफिनेशंस हमारी. कैपिटल, क्रेडिटर, डेटर्स, लायबिलिटी, एसेट, हम लोगों ने सब कवर किया ना ये. चलो, कुछ डेफिनेशंस अभी बाकी हैं. डेप्रिसिएशन वगैरह हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक. डेप्रिसिएशन वर्ड डिस्कस करेंगे अभी. Depreciation, basically it is a reduction. It is a reduction in the value of tangible fixed asset. What is the meaning of tangible asset? What is the Physical things which can be touched. very good? It can be touched, it can be Which seen. we can see and touch. Yes. वेरी गुड. मशीन, बिल्डिंग, प्लांट एंड ऑल, दीज आर टेंजिबल एसेट. तो आपके टेंजिबल एसेट में अगर कोई उनका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, उस चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं. इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस. इट इज अ लॉस एंड इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. इट इज व्हाट? नॉन कैश एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस. समझना इस चीज को भी. आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सपोज आपने कार परचेज करी अपने पर्सनल यूज के लिए. फॉर यू इट इज एसेट. आप उस कार को यूज करो मत करो, उस कार का वैल्यू डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ कम होता है. तो वो आपका लॉस हुआ या नहीं हुआ? इट इज अ लॉस. और यू कैन से इट इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस. एंड इट इज कॉल्ड एज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर बिकॉज इसके लिए आपको कुछ किसी को पे करने की जरूरत नहीं है. आपका लॉस है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट अभी सपोज जैसे आपके कार का वैल्यू कम हुआ, आपका लॉस है, क्या आप वो लॉस किसी को आप पे करते हो? नो. इट इज एक्सपेंडिचर, इट इज अ लॉस
बट इसके लिए आपको किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर. तो जब भी बिजनेस में आपके टेंजिबल एसेट का वैल्यू फॉल होगा तो वहां पर आपको डेप्रिसिएशन वर्ड ही यूज करना है. और इसके रीजंस बड़े सारे हो सकते हैं वैल्यू फॉल होने के. रीजन क्या हो सकते हैं? बाय प्रोलॉन्ग यूज, तो अगर आपने उसको प्रोलॉन्ग यूज किया तो उसका वैल्यू कम होता है. पासेज ऑफ टाइम, कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जिनको आप यूज मत करो तो भी उनका वैल्यू कम हो जाएगा. आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया, आपने एक आईफोन परचेज किया, उसको अनबॉक्स भी मत करो तो भी उसका वैल्यू फॉल होगा. बाय एक्सीडेंट्स, सपोज मशीन का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, उस केस में भी उसका एसेट का वैल्यू वहां पे फॉल हो जाता है. दूसरा वर्ड यहां पर है अमर्टाइजेशन. अमर्टाइजेशन, अमर्टाइजेशन वर्ड हम लोग जो यूज करते हैं, इट इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट. तो अगर आपके बिजनेस में इंटेंजिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट? कॉपीराइट ना? Copyright, goodwill, patent, software, recipe, Goodwill, formula. copyright. Very good. So these Yes, all yes. are what? Which cannot be Intangible, seen. which cannot be seen, which cannot be touched, but still it exists in the business. तो अगर आपके intangible asset का वैल्यू कम हो रहा है तो वहां पर आपको डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करना है, वहां पर आपको अमर्टाइजेशन वर्ड यूज करना है. मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या, हाँ हाँ प्लीज बोलो, कोई कुछ पूछ रहा तो था. amortization वापस explain करो ना. हाँ दोबारा बताता हूँ ना, बट मेरा उससे पहले एक क्वेश्चन है. क्या गुडविल का भी वैल्यू कम हो सकता है? गुडविल का, सॉफ्टवेयर का, रेसिपी का, उसका वैल्यू कैसे कम होता होगा? होता है या नहीं होता? नो सर. क्या कभी किसी भी बिजनेस की गुडविल डाउन नहीं हो सकती क्या संदेश? रेपुटेशन किसी की डाउन नहीं, मतलब लॉस में गए तो ये तो मतलब रेपुटेशन किसी का भी मार्केट में डाउन हो सकता है ना? यस सर. पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. सॉफ्टवेयर का वैल्यू फॉल होता है नहीं होता? होता होगा, सॉफ्टवेयर का वैल्यू भी फॉल होता है ना? होता है सॉफ्टवेयर का भी. देखो ना, अभी विंडो 10 आ गया, विंडो 7 का वैल्यू फॉल हो गया होगा, विंडो 7 आया उससे पहले विंडो XP का वैल्यू फॉल हो गया होगा. तो कोई भी नया अपग्रेड आएगा, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आएंगे तो पुराने सॉफ्टवेयर की वैल्यू फॉल हो जाती है. तो इंटेंजिबल एसेट के वैल्यू, संदेश आपको डाउट था प्लीज सुनना. अभी आपके पास बिजनेस में जितने भी इंटेंजिबल एसेट है जिनको आप टच नहीं कर सकते, अगर उनका वैल्यू फॉल हो रहा है तो वहां पर आपको डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करना है. डेप्रिसिएशन वर्ड आपको यूज करना है ओनली एंड ओनली फॉर द टेंजिबल एसेट्स. डेप्रिसिएशन, अमर्टाइजेशन बोथ आर सेम. दोनों में आपके एसेट का वैल्यू फॉल हो रहा है, but depreciation word we have to use for the tangible fixed asset, whereas amortization word we have to use for the intangible fixed asset. Otherwise दोनों का पर्पस, दोनों का मीनिंग, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ दोनों का यूजेस अलग अलग है. इट इज ऑल्सो ए लॉस, ये भी लॉस है. इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, क्योंकि आपकी रेपुटेशन मार्केट में अगर डाउन हो रही तो आपका लॉस ही है ना ये तो. ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड जो आप यूज करते हैं हम लोग यहां पे वो है डिप्लीशन. डिप्लीशन भी अगेन हैज द सेम मीनिंग, इट इज ऑल्सो ए लॉस, बट ये वर्ड हम लोग कहां पे यूज करते हैं? फॉर द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ नेचुरल रिजर्व्स. तो अगर आपके पास कुछ नेचुरल रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऑयल के वेल्स हैं, आपके पास कुछ कोल माइंस हैं, तो यहां पर हम लोग ना डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे ना एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करेंगे, हम लोग यहां पे डिप्लीशन वर्ड यूज करेंगे. अगेन इट इज ऑल्सो ए लॉस, इट इज ऑल्सो ए लॉस फॉर द बिजनेस. अभी आप लोगों ने देखो वर्ड सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर सुना होगा ना आप लोगों ने.
वी नेवर यूज द वर्ड ना ओजोन लेयर डेप्रिशिएट हो गई या ओजोन लेयर अमर्टाइज हो गई, कभी नहीं सुना होगा आपने, नहीं सर। बिकॉज इट इज ए नेचुरल रिजर्व। तो वेन एवर कोई भी आपके पास बिजनेस में नेचुरल रिजर्व है और उसका वैल्यू फॉल हो रहा है, तो वी हैव टू यूज द वर्ड डिप्लीशन फॉर दैट। तो डिप्लीशन हो गया, डेप्रिशिएशन या अमर्टाइजेशन, इनका यूजेस अलग अलग है बट तीनों का पर्पस सेम है। तीनों केस में आपके एसेट का वैल्यू फॉल होगा। डेप्रिशिएशन फॉर द टेंजिबल एसेट, अमर्टाइजेशन फॉर द इंटेंजिबल एसेट एंड डिप्लीशन फॉर द नेचुरल रिजर्व्स। अभी भी कोई डाउट है किसी को तो प्लीज मेरे को पूछो। नहीं सर। एवरीथिंग शुड बी 200% क्लियर। कोई डाउट, कोई एम्बिग्यूटी माइंड में रहनी ही नहीं चाहिए, पता है, क्योंकि अगर आपका ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना एक बार, तो अकाउंट्स आपको बहुत इजी लगने वाला है। नेक्स्ट थिंग, आई डोंट थिंक अभी कोई डेफिनेशन हमारा बाकी है, सब कुछ हमने कवर किया। डेटर क्रेडिटर सब कवर हो गया है। ड्राइंग्स, डिस्काउंट भी हमने कवर कर ही लिया आज। चलो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे डिस्कस करना था आपसे, और उससे पहले आज डिस्काउंट ही पहले पूरा डिस्कस करेंगे। आपको एक सम सॉल्व करना है। एक सम लिख रहा हूं मैं स्क्रीन पे, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। टेक पेपर पेन ऑल्सो। XYZ लिमिटेड, क्योंकि डिस्काउंट में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में। सोल्ड गुड्स ऑफ MRP रुपीज से 10 लाख to Mr. A. Trade discount offered at the rate of 10%. आगे लिखा हुआ है and cash discount offered at the rate of again 10%. Mr. A pays 1/3 of the amount. तो जो भी उसने पे करना था इन टोटल, उसका उसने 1/3 पार्ट पे किया। यू हैव टू कैलकुलेट, प्लीज सभी लोग सॉल्व करना है इसको। यू हैव टू कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट, Number 3, amount paid by Mr. A. Number 4, debtors of the business. Debtors of, or you can say amount unpaid लिख लो यहाँ पे, amount unpaid by Mr. A. क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी रखते हैं अभी। Amount unpaid by Mr. A. फटाफट एक बार सॉल्व करो इसको, देखो आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो इसको। ट्रेड डिस्काउंट आपने कितना बोला? 9,90,000 रुपीज ना? 99,000. तो मेरा आया 9 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 9 लाख आपका आया, ओके। मेरा भी 9 लाख आया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 9 लाख आ गया क्या आप लोगों का? यस सर। तो आपको तो बिजनेस, आपका तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा, पता है? Sir, 9,90,000. ट्रेड डिस्काउंट So ट्रेड डिस्काउंट इज 10,000। Oh, sorry, sir. गुड्स का MRP यहाँ पे 10 लाख रुपीज लिखा है। Sir, 90,000. ट्रेड डिस्काउंट का वो सब निकाल के 9 लाख आया। हाँ तो देखो मैंने तो आपसे 10 सुनो लाख से- सुनो सुनो मैंने आपसे क्या पूछा? मुझे चाहिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड बाय मिस्टर ए एंड अमाउंट अनपेड बाय मिस्टर ए। आई नीड ओनली 4 थिंग्स। So 1 lakh है क्या? ट्रेड डिस्काउंट विल बी 1 लाख ना? यस सर, ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख है। ट्रेड हाँ सॉरी, डिस्काउंट तो ट्रेड 1 लाख डिस्काउंट 1 लाख। यस सर 1 लाख। यस सर। ओके। कैश डिस्काउंट किसने कैलकुलेट किया? सर कैश डिस्काउंट 90,000 है। 90,000 इज अ रॉन्ग आंसर। So 99,000. Cash. आई गॉट 30। 30,000 किसने बोला आंसर? सर स्टेफी आपका भी 30,000 है? Yes sir.
30,000, 10%, 1/3 of this is 10%. 30,000 is the right answer. Perfect. And amount paid by Mr. A कितना आ रहा है आप लोगों का? मैं सॉल्व भी करूंगा अभी सम को, इसको पूरा सॉल्व करूंगा अभी. सर 2,70,000. 2,70,000. Perfect. An amount unpaid by Mr. A? 9 lakh minus 2,70,000. No. It will be 6 lakh rupees. Now I will solve this sum. Now listen very very carefully. जिसको भी डाउट है आपको डाउट क्लियर कर देता हूं मैं. देखो आपके गुड्स का जो आपने सेल किया उसका एमआरपी कितना था यहाँ पे? द एमआरपी ऑफ द गुड्स वाज रुपीज 10 लाख एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लिस्ट प्राइस. आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना ऑफर किया? 10% का. तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो. 10% ऑफ 10 लाख विल बी रुपीज 1 लाख. तो 1 लाख माइनस करने के बाद जो अमाउंट बना दैट इज रुपीज 9 लाख. दैट मीन्स जो बिलिंग होगा, बिलिंग विल बी डन ऑन द 9 लाख रुपीज. मीन्स जो बिजनेस में बिल बनेगा, जो इनवॉइस आप बनाओगे, वो इनवॉइस बनेगा 9 लाख पे. जो आप जीएसटी पे करोगे गवर्नमेंट को, वो 9 लाख पे करोगे, 10 लाख पे नहीं करोगे. तो यहां पे जो इनवॉइस बना, यहां पे जो बिल बना, वो बना आपका 9 लाख रुपीस का. उसके बाद देखो मैंने क्या बोला? मिस्टर ए पेज ओनली 1/3 ऑफ द अमाउंट. तो अभी आप सोचो मिस्टर ए के पास बिल कितने अमाउंट का गया होगा? 9 lakh. 9 लाख का बिल गया होगा ना. तो 9 लाख के बिल का वो 1/3 पे करेगा. तो 1/3 ऑफ दिस विल बी हाउ मच? 3 लाख रुपीस. तो रिमेनिंग 6 लाख रुपीस वो बाद में पे करेगा. दैट इज द अनपेड अमाउंट. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर कैश डिस्काउंट? आप जितना मनी मुझे इमीडिएटली पे करोगे, ओनली ऑन दैट पोर्शन यू आर एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट. तो ही इज. हाँ प्लीज बोलो ना. 10 lakh minus 10,000, 9 lakh 90,000 हो जाएगा. समझिए 10% ऑफ 10 लाख विल बी 1 लाख रुपीस, नॉट 10,000. नहीं, बट जब 10,000 में से आपका 10,000 अमाउंट कहां से आ रहा है स्मृति? so trade discount. ट्रेड डिस्काउंट विल बी 1 लाख ना, बिकॉज देखो ट्रेड डिस्काउंट का रेट इज 10% एंड इफ यू कैलकुलेट 10% ऑफ 10 लाख दैट विल गिव यू 1 लाख रुपीस, नॉट 10,000. Okay, sir. द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट विल बी 1 लाख रुपीस, नॉट 10,000. क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी भी प्लीज पूछो. No, sir. Perfect. So as per the billing amount, the bill was for rupees 9 lakh and he is willing to pay 1/3 of this. So that means वो 9 lakh का 1/3 part pay करेगा. He will pay rupees 3 lakh to the business. और जो वो 3 lakh pay करेगा, only on that portion he is eligible to get the cash discount. What is the rate for cash discount? It is 10%. तो cash discount आप यहाँ पे माइनस करोगे, तो it will be 10% of not 9 lakh. It will be of 3 lakh. जितना पे करोगे, सिंपल रूल रखो यहां पे, जितना आप पे करोगे ओनली ऑन दैट पोर्शन यू आर एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट, नॉट ऑन द टोटल बिलिंग अमाउंट. तो इस केस में मिस्टर ए ने कितना मनी पे किया होगा? 2,70,000 रुपीज. तो कैश डिस्काउंट आपका यहां पर जो आया दैट इज रुपीज 30,000. देन अमाउंट जो पे किया, पेड बाय मिस्टर ए, इट वाज 2,70,000. और कितना अनपेड अमाउंट है? तो अनपेड निकालने के लिए अभी किसी ने मुझे बोला था कि 9 लाख में से 270 माइनस कर देते हैं. नो, इट इज रॉन्ग. अनपेड अमाउंट ऐसे नहीं आएगा. 3 लाख तो सेटल हो गया ना पूरा अभी. तो अनपेड अमाउंट कितना बचा? 6 लाख का. तो अनपेड जो अमाउंट रहेगा वो आपका रहेगा 6 लाख रुपीस का. एंड ट्रेड डिस्काउंट विल बी रुपीज 1. अभी भी किसी को कुछ डाउट है प्लीज मेरे को पूछो, और डाउट पूछने में ना हेजिटेट मत किया करो, पूछा करो I डाउट. don't understand this sum. नहीं समझा अभी दोबारा रिपीट करूंगा. नो टेंशन. किसको क्लियर नहीं हुआ? वंशिका आपको डाउट? No, sir, that was Nitya. अच्छा नित्य आपको क्लियर नहीं हुआ ना? No, sir. हाँ प्लीज दोबारा समझो, कोई टेंशन नहीं है. डाउट्स हैं प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करके पूछो आप लोग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स में आप बिल्कुल वीक मत हो. देखो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का बेसिक डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द एमआरपी. ठीक,
तो हमारे केस में गुड्स का जो एमआरपी था वो था 10 लाख रुपीस का। ट्रेड डिस्काउंट का जो रेट था दैट इज 10% एज पर द रूल नंबर 1। ट्रेड डिस्काउंट आप जो अप्लाई करते हो वो एमआरपी पे करते हो। तो यहां पे जो आप ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करोगे दैट विल बी 10% ऑफ 10 लाख, दैट विल गिव यू 1 लाख रुपीस। ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद अमाउंट कितना आया? 9 लाख रुपीस। नित्य यहां तक कोई डाउट है आपको? No, sir. ओके तो यहां पे जो आपका बिल बनेगा, जो इनवॉइस बनेगा, जो कैश मेमो बनेगा वो कितने अमाउंट का बनेगा? 9 लाख रुपीस का। एंड कैश डिस्काउंट का रूल क्या है कि इफ यू पे मनी इमीडिएटली देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट। तो यहां पर बिल बना कस्टमर के लिए 9 लाख रुपीस का एंड एज पर द क्वेश्चन ही इज विलिंग टू पे ओनली 1/3 ऑफ द अमाउंट। तो 1/3 ऑफ विच अमाउंट? ऑफ बिलिंग अमाउंट, बिकॉज मिस्टर ए के पास बिल कितने का आया होगा? मिस्टर ए के पास बिल गया होगा 9 लाख रुपीस का। तो इस 9 लाख का 1/3 पार्ट कितना बनता है? ₹3 लाख। दैट मीन्स मिस्टर ए ₹3 लाख पे करेगा बिजनेस को, बिकॉज 1/3 ऑफ बिलिंग इज व्हाट? 3 लाख रुपीस। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कैश डिस्काउंट? जितना मनी आप पे करोगे उसी पे आपको कैश डिस्काउंट एलिजिबल उसी के लिए। तो इफ यू आर पेइंग 1/3 पार्ट ओनली, you are eligible to get the cash discount only and only for the 1/3 part. And what was the rate for cash discount? It was again 10%. तो आपको जो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना है वो 9 लाख पे नहीं करना है, वो 3 लाख पे करना है। तो कैश डिस्काउंट यहां पर कितना आया? 30,000 रुपीज। दैट मीन्स मिस्टर ए विल पे ₹2,70,000। तो इतना अमाउंट वो पे करेगा। कैश डिस्काउंट 30,000 का हो गया। रिमेनिंग अनपेड अमाउंट कितना बचा? 6 लाख रुपीस, जो बाद में पे कर देगा वो। और कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 1 लाख रुपीस का। नित्य क्लियर हुआ अभी आपको? Yes, sir. अभी भी किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछो। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, बार बार इस चीज को बोलता हूँ, डाउट पूछने में कोई भी हेजिटेशन मत रखो, क्योंकि ये बिगिनिंग का फेस है, इसको आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। और वन मोर थिंग, नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस मत करना प्लीज। मुझे आपको समझाना है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर आपको वो समझ गए, यू विल नॉट बिलीव, आपका हाफ ऑफ द अकाउंट उसी बेसिस पे चलेगा।